तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे जो रह गया था हमारा। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर फिर जनरल ऑर्डर पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग वहाँ तक कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ओके बेटा। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा आज का पहला टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने पहले शुरू कर दिया था, हम लोग यहाँ पर आकर रुक गए थे, तो आज हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से कुछ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। R रिप्रेजेंट फॉर रिएक्टेंट, P रिप्रेजेंट फॉर प्रोडक्ट। अब R से P बन रहा है, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कब बोलूँगा? ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तब होगी जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dR/dt, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट अपने आप को ख़त्म करेगा, प्रोडक्ट अपने आप को बनाएगा। ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये माइनस क्यों किया? क्योंकि dR/dt नेगेटिव होगा, इसको माइनस इसलिए लगाया इसको पॉजिटिव करने के लिए। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, R का कंसंट्रेशन की पावर 0। कोई दिक्कत बेटा? तो जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की पावर 0 जो होता है, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उस रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है ना। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो एक बार बताओ, जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? dR/dt इक्वल्स टू KR की पावर 0। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बेटा KR की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो यहाँ से हो गया dR इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ना, माइनस K इंटू dt। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ t बराबर 0 पे, अब इसकी कंडीशन लेते हैं। t बराबर 0 पे इसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या मान लिया मैंने? R0 मान लिया। क्या मान लिया? R0। ठीक है ना। ये t बराबर 0 पे मतलब जैसे ही रिएक्शन शुरू होना स्टार्ट हुई वैसे इसका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था? R0 था। अब एक किसी टाइम पर मान लीजिए कंज्यूम हुआ, कंज्यूम होकर इसने क्या बनाया? P प्रोडक्ट बनाया। उस समय टाइम जो था t मान लेते हैं। ठीक है बेटा। उस समय इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होके R हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है जो R0 है वो क्या है? R से ज़्यादा है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम मेरा 0 था, ठीक है ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या था? R0 था। और जब टाइम इसका t हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? R हो गया। dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? R हो गया। समझ में आ गया? अब इस पर मैंने लोअर लिमिट R0 और अपर लिमिट R रखी। ठीक है ना। और dt का क्या हो गया? t हो गया। इस पर लोअर लिमिट 0 रखी, ये t रखी, और ये क्या हुआ? k हुआ। कोई दिक्कत बेटा? जब इंटीग्रेट करके मेरा r आ गया और ये मैंने लिमिट्स रखी हैं इसकी R0 और R, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस R0। कोई दिक्कत बेटा? इक्वल्स टू t, ऐसे t की जगह t रखा, फिर 0 रखा तो 0 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करके आ गया R माइनस, ये अंदर प्लस हो गया, R0 माइनस R इक्वल्स टू KT। कोई दिक्कत? बोल दो बेटा। तो आपके सामने है सिंपल। तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल आई बेटा, वो R की वैल्यू क्या निकल आई? R इधर R ले आया मैं, KT को उधर ले गया, तो ये हो गया R0 माइनस KT। ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस KT प्लस R0। ये क्या हो गई? फाइनल इक्वेशन निकल आई। समझ में आ गया बेटा?
अब इस इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, हम इस इक्वेशन से ये समझते हैं कि जो R है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब जो इसका क्या है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो क्या है, वो इस हिसाब से, मतलब जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस हिसाब का मैथमेटिकल मॉडल फॉलो करेगा, मतलब R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट होगा, ठीक है ना। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाएं, अगर मैं y एक्सिस पर, सुनना बेटा, y एक्सिस पर और ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे अगर मैंने r रखा और x एक्सिस पे हमेशा टाइम रखते हैं, समझ में आ रहा बेटा, बोलो बेटा, y एक्सिस पे r रखा और x एक्सिस पे हमेशा हमने टाइम रखा क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है। तो मैंने देखा t बराबर 0 जब मैंने यहाँ पुट किया तो r क्या हो गया शुरुआत में, r क्या हो गया, r नॉट हो गया। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कहीं r नॉट से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस के टी का मतलब है ये नीचे ग्राफ जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये इक्वेशन किसकी हो गई, लाइन की हो गई। तो ग्राफ कैसे फॉलो करेगा, लाइन फॉलो करेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, ठीक है। तो ये r हो गया, m क्या हो गया माइनस के इंटू टी प्लस सी क्या हो गया, r नॉट हो गया, समझ में आ गया। तो जो m बन गया बेटा वो क्या बन गया, माइनस के हो गया। जब m माइनस के हो गया तो स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो ग्राफ कैसे फॉलो करेगा, इस तरीके से जाएगा, कोई दिक्कत बेटा। तो ये जो थीटा होगा बेटा, थीटा ये वाला थीटा, तो ये जो टेन थीटा होगा ये क्या होगा, k के बराबर होगा। क्या होगा, k के बराबर। k क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, k कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत बेटा। तो जब भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो R है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर। तो कैसे डिक्रीज कर रहा है, लीनियर डिक्रीमेंट ऑफ द R होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम यहाँ से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो R बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट होगा, कोई दिक्कत बेटा, बता दो। अब किसी ने बोला आपसे कि ठीक है आप एक बात बताइए, आपको ग्राफ दे दिया, फॉर एग्जांपल ये आपको ग्राफ दे दिया, ये R है ये T है। उसने बोला यहाँ कुछ कंसंट्रेशन था, ठीक है, मान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे था थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए R नॉट वैल्यू है इसकी, है ना। R नॉट कुछ भी हो सकता है, 0.5 मोल पर लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसने T बराबर 5 सेकंड बाद इसने देखा कि इसका यूनिट जो है, मतलब इसका डिक्रीमेंट कितना हो गया, इसका कंसंट्रेशन इतना आ गया, निकल के आ गया, नहीं आ गया। अगले 10 सेकंड में कितना आएगा, ये ऊपर ले जाइए, उतना ही डिक्रीज करेगा। अगले 5 सेकंड में कितना करेगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो क्या करेगा, उतना ही डिक्रीमेंट करेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है, लीनियर डिक्रीमेंट है। तो इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल होगा, कौन सी रिएक्शन कौन सा चीज होगी, मतलब कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर फॉलो करेगी, मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा। अभी आप इसको लिख लीजिए। अब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप उसको बता दोगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 होता है, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है कौन कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर फॉलो करती हैं। तो उसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। क्या है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। मतलब आपने HI को क्या किया, गोल्ड मतलब AU, और आपने उसको थोड़ा सा हीट किया। ये क्या है, हीट, ये क्या बनाया मैंने, हीटिंग की। तो ये क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में टूट जाएगा। समझ में आ गया। ये एक एग्जांपल होता है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, ठीक है बेटा, गैसियस अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। कौन से सरफेस पे, प्लेटिनम सरफेस पे, ठीक है बेटा। प्लेटिनम सरफेस पे जब आप अमोनिया को हीट करेंगे
तो क्या होगा, ये डिकम्पोज करेगा। कैसे डिकम्पोज करेगा, NH3 ये गैस है, आपने इसको हीट किया किस पे, प्लेटिनम सरफेस पे, और आपने इसको हीट किया लगभग 1130 केल्विन पे आपने इसको हीट किया, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या किस में टूटेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में ही टूट जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ 2 कर लीजिए, तो 2 नाइट्रोजन और ये कितना 6 है, तो यहाँ ये कर दीजिए। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है बेटा। तो आपको 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, दोनों में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीटिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को और अमोनिया को डिकम्पोज करा रहे हैं। अब दोनों ही केस में अगर मैं dR/dt की बात करूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ठीक है बेटा, पहले वाले केस में ये क्या होगा, HI की पावर इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये सेकंड वाले केस में ये अमोनिया की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत बेटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आप इसको लिख लो। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब दूसरा केस हमारा क्या है, सेकंड केस है हमारा फर्स्ट ऑर्डर बेटा रिएक्शन। तो दूसरा केस हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें भी हम क्या लेके चलते हैं, कोई रिएक्टेंट लेके चलते हैं, R से P बन रहा है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा -dR/dt जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जब हम इसको हटाएंगे, वैसे ही करना है बेटा, ये तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K टाइम्स ऑफ R की पावर 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी वही केस में किया कि t बराबर 0 पे शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन कितना है, R0, और किसी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है बेटा। कम होगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, R को जब हम नीचे ले आए तो ये बन गया K इंटू dt, बोल दो बेटा, ये K इंटू dt बन गया, एनी प्रॉब्लम। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब 0 टाइम है तो कंसंट्रेशन कितना है बेटा इसका, R0 है, और जब टाइम जब t हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, R हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत। अब मैंने आपको पढ़ाया था dx/x, इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। ये मैथमेटिक्स की बातें हैं, ये ऑलरेडी जानते हैं आप। तो अगर मैंने इसका नेचुरल लॉग ऑफ r हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इस पर हमने लिमिट लगाई R0 से R, ठीक है, ये माइनस साइन ये रहेगा, इक्वल्स टू k, इसका क्या हो गया, t हो गया, इस पर लिमिट लगाई क्या, 0 से t से 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक बार हम इस लिमिट को रखेंगे तो ये बन जाएगा ln R माइनस ln R0, कोई दिक्कत बेटा, बता दो, इक्वल्स टू क्या हो गया, k इंटू टी माइनस 0। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया ln R माइनस ln R0 इक्वल्स टू kt हो गया। अब इस वाले माइनस को उधर ले गया तो ये माइनस kt हो गया, बता दो बेटा, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस kt हो गया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ गया ln R माइनस ln R0 इक्वल्स टू माइनस kt, कोई दिक्कत बेटा। अब हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू लॉग a अपॉन b, ये जानते हैं हम। अब ये क्या है, नेचुरल लॉग है बेटा, तो नेचुरल लॉग हो या बेस 10 लॉग हो, बात तो एक ही होती है। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट e होता है, इसमें क्या होता है, बेस 10 होता है, ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये हो गया ln R अपॉन R0 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस kt हो गया, कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बता दो, ठीक है सर। तो ये यहाँ से ln e, ये क्या हो गया आपके पास, ये इक्वेशन निकल आ गई है। अब ये क्या है, इसका बेस क्या होता है, e होता है। जब मैं इस बेस को एक्सपोनेंट टर्म में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा R अपॉन R0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt, हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया R0 e टू द पावर माइनस kt,
कोई दिक्कत बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई हम लोगों को? तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो R है वो R बराबर R0 e टू दी पावर माइनस KT निकल आया बेटा। कोई दिक्कत नहीं। अब सर आप इसको हमें ग्राफिकली समझाइए होता क्या है, मतलब इसको ग्राफिकली कैसे समझें। तो आप एक बार बताइए, t बराबर 0 पे आपने सर बताया था ये R है, ये क्या है सर t है। t बराबर 0 पे आपने बताया ये शुरुआत में R0 था, तो ठीक है ये R0, ये t बराबर 0 पे ये क्या है R0, ठीक है। अब किसी t टाइम पे ये वैल्यू क्या हो गई R0 अपॉन e टू दी पावर KT हो गई, नीचे ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये कैसे डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। एक्सपोनेंट का ग्राफ नीचे जाता है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा ये, ठीक है। तो किसी t टाइम पे, किसी t बराबर t पे ये जो वैल्यू होगी इसकी ये क्या होगी R इक्वल्स टू R0 अपॉन e टू दी पावर KT होगी। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? जीरो ऑर्डर में सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, जो मतलब रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो लीनियर वेरी करता है, और इसमें कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो एक ग्राफ तो बेटा ये हो गया। रेडियो एक्टिविटी में भी कैसा डिकम्पोजिशन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना, जब भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे R की जगह N0 आ जाता है, यहाँ पे T आ जाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं डिकम्पोजिशन। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका और ग्राफ सर, क्या कोई जरूरी है सर इसका यही ग्राफ हमसे पूछे? नहीं, इसके अलग अलग वेरिएशन के ग्राफ हमसे पूछ सकता है सर। जैसे उसने हमसे पूछ लिया सर, आपके एक एक्सप्रेशन निकल के आया था ln R माइनस ln R0 इक्वल्स टू माइनस KT आया था सर। तो मैं अगर इसको सर इस तरीके से लिख दूं, ln R0 उधर ले जाऊंगा माइनस KT, कोई दिक्कत सर? अगर ln R को और इसको माइनस KT को इधर लिख दिया और ln R0 को यहाँ लिख दिया, तो सर अगर मैं ln नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाता हूँ सर इस तरीके से, ये सर नेचुरल लॉग ऑफ R का ग्राफ है और ये किसका है सर, T का ग्राफ है, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे हो गया सर, ये y एक्सिस पे हो गया। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ये हो गया mx प्लस c से। तो c की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, और m की वैल्यू बेटा क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव है, तो m नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू होता है, t बराबर 0 रखा तो ये कहाँ से शुरू होगा, ln R0 से ग्राफ शुरू होगा, है ना, ठीक है। और किसी t टाइम पे कैसे, अब ये लाइन ग्राफ किस, ये लाइन की इक्वेशन होती है ना, ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा सर थीटा, तो ये tan थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, k हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस k है, अगर आप थीटा यहाँ से लाएंगे तो माइनस k हो जाएगा, और इधर से आप थीटा लेंगे तो प्लस का k मानेंगे, ठीक है बेटा। अगर आप मान लीजिए थीटा को इस तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर को एंगल अल्फा मान लेता हूँ, तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल्स टू माइनस k होगा, कोई दिक्कत, या tan थीटा इक्वल्स टू k, बात एक है। तो अगर नेचुरल लॉग का अगर आपने उसको ग्राफ पूछ लिया, लॉगरिथमिक ग्राफ पूछ लिया, तो उसका वेरिएशन क्या होगा, लीनियर वेरिएशन होगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको लिख लो। तो बेटा हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हमने अभी फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ln R बाई R0, है ना, यही तो था, e टू दी पावर सॉरी माइनस KT, ये था फॉर्मूला, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बताओ बेटा, इस ln में और इस log में क्या अंतर होता है, ये एक्सपोनेंट e होता है बेस, और ये क्या होता है, ये होता है। अगर आपको यहाँ से ये बनाना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो अगर आपको इस इक्वेशन को log बेस 10 में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.303 ln log आ जाएगा, ये log R बाई R0 माइनस KT हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत बोल दो, नहीं ना, ठीक है। अब एक और बताइए, सब चीज़ छोड़िए, तो log ऑफ R बाई R0 इक्वल्स टू माइनस K अपॉन 2.303 ऑफ T हो गया, क्लियर।
यही था ना इक्वेशन, क्या थी मेरी, यही तो निकल के आई थी। अरे यार ये बताओ, e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, यही तो इक्वेशन निकल के आई थी। अब मुझे ये निकालना लॉग ऑफ, मतलब लॉग ऑफ आर वाई आर नॉट वर्सेस टी का मुझे अगर ग्राफ निकालना होगा, ठीक है, मुझे इसका ग्राफ निकालना होगा तो क्या निकलेगा ये बताइए मुझे। इसका ग्राफ क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन निकलेगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा k अपॉन 2.303 ऑफ m आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया। तो कभी नेचुरल लॉग ना देखे, अगर बेस 10 लॉग दे रखा हो तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो अगर आपने C2H4 में क्या करा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी dR/dt होगा, वो क्या होगा, K C2H की पावर 4 की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी डिकम्पोजिशन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज का अनस्टेबल, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, वो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, सही है। जैसे एग्जाम्पल में आपने जैसे रेडियम ले लिया, जब रेडियम को आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिकम्पोज करेगा, तो ये क्या बना देगा, अल्फा पार्टिकल बना देगा, मतलब हीलियम एटम बना देगा, प्लस रेडॉन में रिलीज कर जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है ना, ये भी एग्जाम्पल किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, तो कुछ मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल्स इसमें बता दिए। कोई दिक्कत बेटा, देख लो, चलिए इसको लिख लो। अब बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर का कोई एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना, जो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वही है, इसने N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया तो NO2 प्लस ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है ना। इसने दो प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है ना। अब उसने हमसे सवाल क्या पूछा है ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा हमें। उसने क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है, उसने बोला है कि एक रिएक्शन हो रही है N2O5 जो NO2 प्लस ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक। सबकी स्टेट जो है गैसियस है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है 318 केल्विन पर हो रही है, मतलब 318 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक। अब उसने बोला जब शुरुआत में जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन था T बराबर 0 पे, वो N2O5 का कंसंट्रेशन इतना दे रखा है आपको, ठीक है। उसने बोला 60 मिनट जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 60 मिनट बाद इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन था, तो जाहिर सी बात है इससे कम हो जाएगा कंसंट्रेशन, वो अपने आप को ख़त्म करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो इसने अपना कंसंट्रेशन रिड्यूस करके इतना कर दिया। तो उसने पूछा है आपको K की वैल्यू बतानी है, मतलब रेट कॉन्स्टेंट बताना है। अब उसने बोल दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें रिएक्शन देखनी है। अब हमने पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर
है तो बहुत सारी फर्स्ट ऑर्डर, पर कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप इसमें जीरो ऑर्डर का लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ये फर्स्ट ऑर्डर का केस है, ठीक है ना। तो ये जो भी कुछ होगा वो फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो आपने सर फर्स्ट ऑर्डर में हमें पढ़ाया था, आपने हमें फर्स्ट ऑर्डर में सर एक चीज़ पढ़ाई थी, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln r/r नॉट, ठीक है, माइनस KT होता है। यही तो पढ़ाया था सर आपने हमको, बताइए सर आपने ये पढ़ाया था, ठीक है। सर जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, उल्टा मतलब ln को r0 के ऊपर ले जाऊंगा, r को नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का KT हो जाएगा सर KT। तो सर यहाँ से K की वैल्यू पूछ रहा है, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/T ln r0 अपॉन r हो जाएगा सर। कोई दिक्कत बेटा, बोल दीजिए। नहीं सर, तो ये फॉर्मूला लग गया, तो K क्या हो गया यहाँ पर, रेट कांस्टेंट हो गया सर। तो K की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई K इक्वल्स टू 1/T। टाइम कितना दे रखा है उसने, 60, तो 1/60 मिनट, ठीक है, इनटू, ठीक है, ln r0 मतलब ये कितना हो गया 1.24 इंटू 10 टू दी पावर -2, 0.20 इंटू 10 टू दी पावर -2। समझ में आ गया बेटा। अब बेटा ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। अब अगर आपको नेचुरल लॉग नहीं यूज करना है, आपको बेस 10 लॉग यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग लिख के 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपने इसको वैल्यू को रखा, ठीक है ना, ये आपको दे रखा होगा, सारी वैल्यूज दे रखी होंगी चार्ट के माध्यम से, ठीक है, डेटा दे रखा होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के 0.0304 मिनट इनवर्स में निकल आएगी, ठीक है। और आपने देखा ये मिनट इनवर्स क्यों होता है, टाइम इनवर्स होता है। मैंने बताया K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स निकल के आती है, मतलब जो यूनिट होगी टाइम का उसका इनवर्स होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर का केस था, ये आपने सॉल्व कर दिया। बता दो बेटा, सिंपल है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब हम लोग निकालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, तो हमारा आपका टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब हाफ लाइफ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी आधी हो जाना। मतलब कोई भी चीज़ है, उसका जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए अभी कंसंट्रेशन उसका 10 है, तो कितने समय में उसका कंसंट्रेशन 10 से 5 हो जाए, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने आप को 50% रिड्यूस कर दे, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। अब हम हाफ लाइफ निकालेंगे दो केसेस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई दिक्कत बेटा। तो सबसे पहला केस है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको एक ग्राफ समझाया था, ये R था, ये T था, ये ओरिजिनल R0 था, ठीक है, और ये मैंने बताया था ये थीटा था, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, K थी। तो जब मैंने इस रिएक्शन को लिखा था, ये R बराबर -KT प्लस R0 था, यही तो निकल के आया था बेटा। तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो KT इक्वल्स टू क्या हो गया, R0 माइनस R हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से T इक्वल्स टू क्या हो गया, R0 माइनस R अपॉन K निकल आया, आ गया। अब उसने बोला ये टाइम जो है आपको निकालना है, कौन सा, आधा वाला, हाफ लाइफ वाला। तो मैंने इसके T के नीचे हाफ रख दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम हो गया, हाफ लाइफ इक्वल्स टू R0। अब जब ये T हाफ रखूंगा तो कंसंट्रेशन भी यहाँ कौन सा होगा, आधा वाला होगा। वो कंसंट्रेशन कौन सा हो गया, वो हो गया ये T हाफ हो गया, और ये कौन सा कंसंट्रेशन, R0/2 हो गया। तो ये कंसंट्रेशन कितना हो गया, R0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई K। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये R0 अपॉन 2 K। कोई दिक्कत बेटा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, R0 अपॉन 2K निकल आई, सिंपल। अब आपने क्या देखा, T हाफ जो निकल के आया वो R0 अपॉन 2K निकल के आया। मतलब T हाफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R0 के प्रोपोर्शनल है। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो
हाफ लाइफ होगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, आर नॉट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल निकल के आएगी। मतलब इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब हम किसके लिए करते हैं बेटा, अब इसी चीज को हम करते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एनी प्रॉब्लम बेटा। अब जब मैंने इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया तो सर आपने फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला हमें क्या बताया था, आपने फर्स्ट ऑर्डर में हमें फॉर्मूला बताया था ln r अपॉन r e टू, यही तो था फॉर्मूला, r इक्वल्स टू ई आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये था। और मैं इसको इधर ले आया आर नॉट को, ठीक है, इधर नेचुरल लॉग ले लिया, ये हो गया माइनस के टी, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू निकल आ गई माइनस कितना आ गया 1 अपॉन के एल एन आर बाई आर नॉट, कोई दिक्कत। माइनस को इसके अंदर ले गए तो ये चीज शिफ्ट हो जाएगी, आर नॉट ऊपर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, तो टी इक्वल्स टू 1 बाई के एल एन आर नॉट अपॉन आर, कोई दिक्कत बेटा। अब जब मैं इसको हटाऊंगा नेचुरल लॉग को, लॉग में तो 2 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 2.303 आ गया इनटू एल एन लॉग, सॉरी लॉग आर नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई के, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बेटा, बोल दो समझ में आ रहा है। अब एक बार बताइए, मुझे ये टी हाफ चाहिए, जब मुझे ये टी हाफ चाहिए तो 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट, तो आर नॉट रहेगा, ये आर कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के हो गया। अब ये आर नॉट से आर नॉट कट गया, 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये वैल्यू बन गई 2.303 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई के, आ गई बेटा। जब मैंने उसको सॉल्व किया तो ये टी हाफ की वैल्यू निकल के आ गई 2.303 लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है, कितनी होती है 0.301 के आसपास होती है, अपॉन के। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आ गई 0.693 के, आ गए। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ निकल के आया बेटा, वो कितना निकल के आया 0.693 अपॉन के, कोई दिक्कत। अब मुझे ये बताओ इस वाली रिएक्शन में और इस वाली में, मतलब इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इसमें सर आर नोट आ रहा है, क्या इसमें आर नोट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और जबकि इस वाले में ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है। तो यही डिफरेंस होता है बेटा, समझ में आ रहा है। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है ये याद रखना है, और आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसी पे न्यूमेरिकल बनेंगे, पूछ लेगा कि यार ये बता दो उसका हाफ लाइफ क्या होगा, आर नॉट दे रखा होगा, जितना ज़्यादा आर नॉट होगा उतना ज़्यादा हाफ लाइफ होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए। अब बेटा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, उसके हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट आपको 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकंड इनवर्स गिवन है। उसने हमसे टी हाफ पूछा है, तो जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया था टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, 0.693 अपॉन के होता था। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 14 सेकंड, इनवर्स ऊपर क्या हो गया सेकंड हो गया। इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बेटा। जो भी सॉल्व किया आपने ये सेकंड में आपका, ये सेकंड में इन्वर्स करके आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल ये है
कि उसने बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है बेटा, क्या हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। अब उस रिएक्शन में उसने बोला है कि जो रिएक्शन है वो 99.9% कंप्लीशन हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीशन हो गया है रिएक्शन का, क्या हो गया, 99.9% कंप्लीशन हो गया है रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो कंप्लीशन हो गया है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें जो टाइम लग रहा होगा वो 10 टाइम्स, मतलब जो उसमें टाइम लग रहा होगा वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा होगा। ये उसने कहा कि ये प्रूफ करके दिखा दीजिए। सवाल समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? उसने सवाल ये बोला, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है जो अपने आप में 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा है। ये आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ दिस रिलेशन। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, हमें ये बताओ शुरुआत में उसका कंसंट्रेशन R0 रहा होगा T बराबर 0 पे, है ना। जब उसका 99.9% कंप्लीट हो गई तो कितना पार्ट उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, निकाल देते हैं। जो पार्ट कन्वर्ट हो गया वो हो गया आपका 99.9% को R0 करेंगे तो ये आ गया 0.999, इतना पार्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रह कितना गया, ओरिजिनल कितना था, R0 था, तो जो रह गया, मान लीजिए T टाइम लगा उसमें, तो T टाइम पर जो पार्ट रह गया वो रह गया R0 माइनस 0.999 ऑफ R0, इतना पार्ट वो रह गया। जब वो इतना रह गया तो उसका जो कंसंट्रेशन हो गया T टाइम पर कितना रह गया, R बराबर 0.001 ऑफ R0 रह गया। इतना रह गया बेटा, कोई दिक्कत बता दो मुझको, समझ में आ गया? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, T इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/k ln, ठीक है, ln क्या था, R/R0, ये था ना, ये R0/R, R0/R, यही तो था फॉर्मूला, पक्का। चलिए अब ये बताओ, जब मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया 1/k ln, कोई दिक्कत बेटा, R कितना है ओरिजिनल, R0 ये है आपका, ये कितना है 0.01 ऑफ R0 हो गया, कोई दिक्कत, R0 से R0 कैंसिल हो गया। अब ये कौन सा बेस है, बेस E है, हम इसको लॉग में ले लेते हैं। जब लॉग में ले लिया तो 2.303 अपॉन k, समझ में आ रहा है बेटा, ln, ठीक है, R0 से R0 कट के 10 की पावर, ये लॉग बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया लॉग 10 की पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बेस कितना है, 10 है। अब ये जब बेस 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, ये 3 हो गया। तो ये T इक्वल्स टू 2.303 इंटू 3 अपॉन k निकल आया, निकल आया, बहुत बढ़िया। जब हमको ये हमारा टाइम निकल आया सर, क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। एनी प्रॉब्लम बेटा, बता दो। अब हम जानते हैं T हाफ कितना होता है सर, T हाफ होता है 0.693 ऑफ k होता है, ठीक है। तो जब मैंने T अपॉन T हाफ दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया, 2.303 इंटू 3 अपॉन ये k है, ये कितना है 0.693 इंटू k से k कैंसिल हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहां से प्रूफ हो गया T इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, सिंपल। कोई दिक्कत बेटा, मुझे बता दो। तो सिंपल क्वेश्चन था, उसने बोला था कि आपको प्रूफ करना है, मैंने देखिए वही प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बातें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।